Welcome to Reliable Analysis. We are going to start an important chapter in English literature of class 10. The title of the chapter is The Black Aeroplane. It has been written by Frederick Forsyth. It's class 10 NCERT book. The name of the book is First Flight. तो द ब्लैक एरोप्लेन इस चैप्टर का नाम है. एज द टाइटल ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, ब्लैक एरोप्लेन. एरोप्लेन तो ब्लैक होता नहीं है, तो फिर ब्लैक एरोप्लेन कहां से आ गया? ब्लैक शब्द जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थिंग को इंडिकेट करता है. जिन लोगों को भूत पिशाच इत्यादि में यकीन है, जिन लोगों को कुछ अनहोनी होने की बातों में यकीन है, ऐसे लोगों के फीलिंग को वेरीफाई करने के लिए उनके अनुरूप यह चैप्टर लिखा गया है फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा, द ब्लैक एरोप्लेन. यानी इसको साधारण शब्दों में आप समझने के लिए कहें तो भूताहा एरोप्लेन. यानी एक ऐसा एरोप्लेन जो था भी नहीं भी था. तो भूत का तो यही होता है, भूत का कोई ठिकाना नहीं, कहां से उपस्थित हो जाए, कहां गायब हो जाए, कब भूत आ जाएगा कब गायब हो जाएगा कोई पता नहीं. खैर, तो ऑथर ने यहां पर भूत शब्द का, घोस्ट शब्द का जिक्र नहीं किया है ऑथर ने, लेकिन ऑथर के एक्सप्लेनेशन का इंडिकेशन जरूर इस डायरेक्शन में है. तो कहानी में नरेटर एक एरोप्लेन का पायलट है और नरेटर इंग्लैंड का है. अपनी ड्यूटी समाप्त होने के बाद वो अपने एरोप्लेन को वापस लंदन में उतारना चाहता है. लंदन में वो वापस उतर करके अपने घर में जाकर के ब्रेकफास्ट करना चाहता है और छुट्टी बिताना चाहता है नरेटर. तो नरेटर कहता है कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी पूर्व के डायरेक्शन में मून वॉज राइजिंग. चांद उग रहा था, इसका मतलब हुआ कि रात शाम हो गया था. शाम के टाइम में नहीं चांद उगता है, यानी दिन समाप्त हो चुका था, अब शाम हो चुकी थी. तो द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में चांद उगते हुए दिखाई दे रहा था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी. नरेटर कहता है कि आकाश में मेरे ऊपर सितारे जगमगा रहे थे, चांद दिखाई दे रहा था पूर्व दिशा में उगते हुए, आकाश में तारे जगमगा रहे थे. ये किस बात को इंडिकेट करता है? कि आकाश बिल्कुल साफ था. आकाश बिल्कुल साफ था, बादल नाम का कोई चीज नहीं था, कोई स्टॉर्म, कोई क्लाउड इत्यादि टाइप की कोई चीज नहीं थी. इस बात को इंडिकेट करता है. नरेटर आगे कहता है कि देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, यानी आकाश में बिल्कुल बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. नरेटर कहता है कि आई वॉज हैप्पी टू बी हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. स्लीपिंग कंट्री साइड यानी कंट्री साइड में, यानी देहात. कंट्री साइड मतलब देहात, गांव वगैरह के लोग. तो कंट्री साइड में लोग सोए हुए थे. तो रात हो जाता है तो लोग गांव में सो जाते हैं,
बड़े बड़े शहरों में तो रात में भी लोग जगे हुए रहते हैं, चहल पहल रहती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, लेकिन गांव में लोग मेंटेन करते हैं अभी भी नेचुरल लाइफ। शाम हो जाता है, गांव में लोग सोते हैं। नरेटर कहता है, वाज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड के बीच गांव में सोते हुए लोगों के ऊपर से मैं अकेले गुजर रहा था आकाश में, यानी द स्काई वाज क्लियर, देयर वाज ओनली वन एरोप्लेन इन द स्काई। आकाश में सिर्फ एक एरोप्लेन था नरेटर का, आकाश में और कोई एरोप्लेन का भीड़ भाड़ नहीं थी। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्रॉम फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। नरेटर पुराना डकोटा नाम के एरोप्लेन को उड़ा रहा था, डकोटा एरोप्लेन। और नरेटर की ड्यूटी समाप्त हुई थी फ्रांस में, अब वो वापस जा रहा था इंग्लैंड। इंग्लैंड वो अपना ड्यूटी पर नहीं जा रहा था, बल्कि घर वापस जा रहा था। नरेटर का सोचना था कि सुबह में फैमिली के साथ नाश्ता करेंगे। घर में नाश्ता करने और खाना खाने का आनंद ही एक अलग टाइप का होता है। आप बाहर में होटल में कितना भी खा लीजिएगा तो वो आपको इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा जो घर में खाने में होता है। सभी लोगों के साथ रहने और खाने में जो इंटरेस्ट होता है। तो नरेटर वॉज वेरी इंथुजियास्टिक। काहे के लिए कि जा रहे हैं घर जा रहे हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे लंदन, वाइफ के साथ बच्चों के साथ बैठ करके नाश्ता करेंगे। सो द नरेटर वॉज वेरी हैप्पी। नरेटर का घर कहां था? तो लंदन यानी इंग्लैंड। फ्रांस तक अपना ड्यूटी समाप्त करके वो एरोप्लेन से लौट रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. नरेटर ने अपनी घड़ी देखी, कितना बज रहा था? 1:30। इंग्लिश में तो इसको मॉर्निंग कहा जाता है, 1:30 को रात में, लेकिन हम लोग के लैंग्वेज में तो रात बोला जाता है। हम लोग तो उसको रात 1:30 रात बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश तो उसको मॉर्निंग में कहेगा जी। तो 1:30 इन द मॉर्निंग का टाइम था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। एरोप्लेन जो चलता है वो आपको एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर होता है, उसी के डायरेक्शन पर एरोप्लेन चलता है। जैसे ट्रेन भी चलती है तो ट्रेन को भी स्टेशन पर देखिएगा कि एक कंट्रोल करने वाला बैठा रहता है, वही कंट्रोल करते रहता है। वही लाइन क्लियर देता है तो ट्रेन आगे बढ़ती है, नई लाइन क्लियर देता है ट्रेन रुक जाती है। यही सेम बात एरोप्लेन में भी रहता है। या यूं कहिए कि एरोप्लेन के सिस्टम को आजकल ट्रेन में अपना लिया गया है। एरोप्लेन में क्या जो होता था ना कि कंट्रोल जो रहता था, कंट्रोल उसका टावर, वहां पर वो देखते रहता है कि कहां पर कौन एरोप्लेन है स्काई में, उसके अनुसार उसको डायरेक्शन देता है। तो जिस एरोप्लेन को जहां जाना है वो पूछता है कि अपने नंबर बोल करके, फलाना नंबर से मैं बोल रहा हूं, मुझको लंदन जाना है। तो नीचे जो कंट्रोल में, ट्रैफिक कंट्रोल में बैठा रहेगा तो उसको डायरेक्शन देगा कि लंदन जाना है तो आप इतना डिग्री नॉर्थ साउथ ये मुड़ जाइए और इतना किलोमीटर आप स्ट्रेट जाइए, वो डायरेक्शन देता है। अब वही चीज ट्रेन में भी हो गया है। ट्रेन में जो है वो स्टेशन पर एक कंट्रोलर रहता है जो देखते रहता है कौन ट्रेन कहां पर है, और देखते रहता है, उसको वही ऑर्डर करता है। तो स्टेशन का स्टाफ जो है उसको लाइन क्लियर वगैरह झंडी उंडी दिखाता है, जो भी सिग्नल उग्नल देता है। तो कहता है नरेटर की अब मुझको लगा कि जरा पेरिस कंट्रोल से बात कर लेना चाहिए रास्ता जानने के लिए। तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नरेटर ने एरोप्लेन के नोज यानी सीधे एरोप्लेन का जो अगला भाग था, एरोप्लेन के नोज से आगे की तरफ देखा तो नरेटर को महसूस हुआ कि जरा कंट्रोल
ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन जाना है तो कैसे जाना होगा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। नरेटर कहता है कि जब आगे देखा मैंने एरोप्लेन के नोज, अगला नोज मतलब अगला पोर्शन, फ्रंट पोर्शन ऑफ एन एरोप्लेन, नोज से आगे देखा तो एक जगमग जगमग करता हुआ शहर दिखाई दिया। इसका मतलब कोई बड़ा शहर था, क्योंकि कंट्री साइड में तो उतना लाइट रहेगा नहीं, तो खाली लाइट दिखाई दे रहा था। दूर से जब आप देखिएगा तो कोई बड़ा शहर आपको, रात में आप कभी ट्रेन से भी जर्नी करते होंगे, तो कोई बड़ा शहर अगर आने लगेगा तो देखिएगा कि रात में आपको पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट दिखाई देगा बड़ा शहर के पहले। तो नरेटर एरोप्लेन से जा रहा था तो उसके आगे कोई बड़ा सिटी दिखाई दिया। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, नरेटर को समझ में आ गया कि लगता है पेरिस सही है। उसने अपना रेडियो ऑन किया और नरेटर पूछता है उससे, ट्रैफिक कंट्रोल से पूछता है डायरेक्शन, कहता है पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हियर। ये लैंग्वेज होता है एरोप्लेन वगैरह के बात करने का। कहता है पेरिस कंट्रोल, क्या आप पेरिस कंट्रोल से बात कर रहे हैं? डकोटा DS088 हियर, यानी मैं डकोटा 088 नामक एरोप्लेन से मैं बात कर रहा हूं। ये उसका लैंग्वेज होता है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर, ये आपका बात करना समाप्त हुआ तो ओवर बोलना पड़ता है। ओवर बोलिएगा जब, तब वो सामने वाला आपका कुछ जवाब देगा। तो बोला आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर, तो अब वो बोलेगा जवाब में। तो देखिए, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, उधर से ट्रैफिक कंट्रोल से जवाब आया, DS088 आई कैन हियर यू, कि हाँ DS088 एरोप्लेन, मैं आपकी बात सुन सकता हूं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना होगा इंग्लैंड जाने के लिए। और उसके बाद बोला DS088 ओवर, ट्रैफिक कंट्रोल भी अपना बात समाप्त कर दिया। नरेटर कहता है कि आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब देखिए एक और प्रॉब्लम, 2 फ्यूल टैंक होता है जहाज, एक फ्यूल टैंक खत्म हो चुका क्योंकि ड्यूटी है समाप्त कर लिया था, तो जितना तेल था तो सब तो खत्म हो गया। और जहां इसको जाना था तो ड्यूटी पूरा होते होते पूरा तेल खत्म हो चुका था एक टैंक का, लेकिन एक टैंक रिजर्व में भी रहता है। तो नरेटर ने रिजर्व अपना दूसरा जो टैंक था उसमें स्विच ऑन कर दिया। यानी इंग्लैंड तक पहुंचने के लिए इसके पास तेल अभी था, लेकिन उतना ही तेल था, ज्यादा भी तेल नहीं था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, जैसा कि पेरिस ट्रैफिक कंट्रोल से कहा गया वैसा ही इसने किया, 12 डिग्री वेस्ट अपने जहाज को मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ। नरेटर सोचता है कि चलो बहुत अच्छा है, लगता है मैं घर पहुंच जाऊंगा, नाश्ता के टाइम में फैमिली के साथ बैठ करके नाश्ता करूंगा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, नरेटर कहता है कि मैंने सोचा कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा नाश्ता करने के लिए। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बढ़िया टाइप का इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। लोगों को अपने घर में खाने की उत्सुकता होती है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, नरेटर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा जा रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नरेटर पेरिस से 150 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है, और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जिसकी चर्चा आपको शुरू में किए थे। When I saw the clouds, तभी आकाश में नरेटर को क्या दिखाई देता है? क्लाउड।
बादल, भयंकर बादल, काले काले बादल। नरेटर जब चला था तो आकाश बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अचानक आकाश में बादल आ गया। स्टॉर्म क्लाउड्स यानी आंधी भरी हुई बादल, आकाश पूरा बादलों से ढक गया। देवर ह्यूज, यानी बादल भी था तो कोई थोड़ा ना स्मॉल कोई स्पॉट नहीं था क्लाउड का, ह्यूज माउंटेन टाइप का बादल दिखाई दे रहा था। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. नरेटर कहता है कि देखने में कैसा लगता था, जैसे कि ब्लैक माउंटेन हो, काला पहाड़ हो स्टॉर्म का, तूफान का एक काला पहाड़ हो जो जहाज के सामने हो। अब सोचिए इतना भयंकर तूफान है, अब पूरे आकाश को घेरे हुए है। अब नरेटर क्या करेगा? नरेटर के पास कितना ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि लौट करके पेरिस चला जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि जो ब्लैक क्लाउड था आपको स्टॉर्म का, उसके ऊपर से जहाज को ले जा करके और फिर क्लाउड को पार करके इंग्लैंड चला जाए। नीचे तो क्लाउड है तो नीचे से कैसे जाएगा? तो हवा तक का कंसंट्रेशन जो है अर्थ के आसपास में रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हैं। तो एक ऑप्शन था कि लौट करके पेरिस चला जाए, दूसरा ऑप्शन था कि सीधे ऊपर चला जाए, ऊपर जो है ब्लैक क्लाउड जो है स्टॉर्म का, उसके ऊपर से पार कर जाए। नरेटर क्या करेगा? वापस पेरिस जाएगा? नहीं, क्योंकि नरेटर को होम सिकनेस है, उसको घर जाने का जो है एक्साइटमेंट है। अब वो घर जाए बिना रहेगा नहीं, किसी भी कीमत पर वो घर जाएगा, चाहे जो हो जाए। अब सवाल उठता है कि क्या वो ब्लैक क्लाउड जो था उसके ऊपर से चला जाएगा नरेटर? तो नहीं, क्योंकि तेल नहीं था, फ्यूल नहीं था, आपको लास्ट फ्यूल टैंक पर एरोप्लेन चल रहा था। तो अब नरेटर के पास ऑप्शन क्या था कि उसी ब्लैक क्लाउड में घुस जाए और उसको भगवान के नाम पर पार लगावे। अगर पार हो गया तो ठीक है, नहीं तो मारा जाएगा। यही अब नरेटर के पास ऑप्शन बचा। दूसरी बात की हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, एरोप्लेन के पायलट के पास इतना स्थिर से सोचने का टाइम तो नहीं रहता होगा ना। एरोप्लेन तो बहुत तेजी से चलती है ना, तो उसको तो जो क्विक डिसीजन लिया सो लिया। तो दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। देखिए यहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली का प्रयोग हुआ है। लाइक की सहायता से ब्लैक माउंटेन से कंपैरिजन किया गया है। किसका? हाँ, क्लाउड का, स्टॉर्म क्लाउड का। फिर इसलिए फिगर ऑफ स्पीच ऑफ सिमली है। सिमली का फिर से डेफिनेशन आपको बतला देते हैं। A simile is a figure of speech in which two dissimilar things having at least one similarity are compared with each other with the help of like, so or as. यहां पर टू डिसिमिलर थिंग्स है, एक क्लाउड है स्टॉर्म क्लाउड और एक ब्लैक माउंटेन, लेकिन कहता है कि एटलीस्ट देयर शुड बी वन सिमिलरिटी। तो एक सिमिलरिटी है, वो भी माउंटेन भी जो होता है ह्यूज होता है और ये स्टॉर्म क्लाउड भी ह्यूज था, इसलिए एक सिमिलरिटी है। दोनों देखने में ब्लैक लग रहा था। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. हाँ, एक और ऑप्शन था नरेटर के पास कि जितना स्टॉर्म क्लाउड था उसको बाएं साइड से मतलब सर पास कर जाता, या दाएं साइड से उसके पार निकल करके फिर लौट करके आता। लेकिन सवाल है कि इतना फ्यूल था क्या एरोप्लेन में? नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। नरेटर सोचा कि मुझको पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम। लेकिन नरेटर घर जाना चाहता था, इसलिए पेरिस भी नहीं जाएगा। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। नरेटर कहता है मैं नाश्ता करना चाहता था फैमिली के साथ,
मैं नाश्ता करना चाहता था और इसलिए मैं वापस पेरिस नहीं जाऊंगा। आई विल टेक द रिस्क। नरेटर सोचा कि मैं जोखिम लूंगा, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। नरेटर ने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा और सीधे स्टॉर्म में घुसा दिया अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। एरोप्लेन जब क्लाउड में घुस गया तो सब कुछ काला और सिर्फ काला था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। नरेटर कहता है एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि चारों तरफ ब्लैक क्लाउड्स था स्टॉर्म का। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ये ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था नरेटर, ये पुराना टाइप का एरोप्लेन था और ये हिचकोले खाने लगा तूफान में। तूफान में जाकर के ये हिचकोले खाने लगा, कभी जंप करता था, कभी ट्विस्ट करता था। अब आप समझ सकते हैं कि इतना इतना जंप करेगा, ट्विस्ट करेगा तो एरोप्लेन का क्या कंडीशन होगा। उसमें भी ये ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है, कोई नया एरोप्लेन नहीं है, कोई अच्छा कंडीशन का एरोप्लेन नहीं है। नरेटर को लगा कि देखें कि कौन डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। कंपास देखा। आई लुक्ड एट द कंपास। आई कुडंट बिलीव माई आईज। जब नरेटर कंपास को देखता है तो नरेटर को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हुआ। क्या देखता है कि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। लगातार कंपास घूम रहा है। व्हाट डज इट इंडिकेट? यस, कंपास पूरा घूम रहा है, इसका मतलब एरोप्लेन पूरा घूम रहा है। समझ रहे बात को? लगातार एरोप्लेन जो है ट्विस्ट हो रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि इस परिस्थिति में क्या होगा एरोप्लेन का दुर्दशा, जब लगातार एरोप्लेन हवा में हिचकोले खा करके घूम रहा है तो फिर क्या होगा दशा उसका। और उसके बाद इट वाज डेड। कंपास कुछ देर तक घूमा, फिर कंपास खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। जो अदर इंस्ट्रूमेंट था एरोप्लेन का वो भी खराब हो गया, वो भी डेड हो गया, काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो। और तब एरोप्लेन में रेडियो होता है, रेडियो से कंट्रोल ये कांटेक्ट करता है आपको ट्रैफिक कंट्रोल को। कोई भी जो एयरपोर्ट है ना उस पर कांटेक्ट करता है कि हम यहां आना चाहते हैं। जैसे रेडियो में आपको रहता है ना फैसिलिटी कि आप पटना लगा दीजिए तो दिल्ली लगा दीजिए, रेडियो में रहता है ये फैसिलिटी। यही फैसिलिटी एरोप्लेन में रहता है, उसमें भी रेडियो रहता है। तो उसमें आप जहां चाहें वहां पर लगाकर बात कर सकते हैं जिस भी एयरपोर्ट से। देखते नहीं कभी पाकिस्तान का भटक करके इंडिया में आ जाता है, इंडिया वाला चला जाता है भटक करके पाकिस्तान में एरोप्लेन वगैरह। तो मतलब ये सब होता ही है इसमें। तो इसलिए दूसरे एयरपोर्ट से भी बात करता है पायलट और मांगता है कि हमको उतरने दीजिए। आई ट्राइड द रेडियो। तो इसलिए रेडियो कौन किया? नरेटर ने। और बोला पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। लेकिन सब कुछ खराब हो गया, रेडियो भी खराब हो गया। देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। यानी नरेटर का जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था उसका रेडियो भी खराब हो गया, अब वो भी काम नहीं कर रहा है और इसलिए कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। नरेटर कहता है मैं देख भी नहीं सकता था मैं कहां था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं उस ब्लैक क्लाउड के स्टॉर्म में, उस स्टॉर्मी क्लाउड में मैं खो गया था। नरेटर को कुछ नहीं पता था कि कहां हूं और कहां जाना है, कैसे जाना है, किस डायरेक्शन से जाना है, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन। तो ऐसी परिस्थिति जबकि एरोप्लेन चारों तरफ चक्कर काट रहा है,
ट्विस्ट कर रहा है, कुछ नहीं दिखाई देता है कहीं, न रेडियो काम कर रहा है, न कंपास काम कर रहा है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर रहा है। इस परिस्थिति में एरोप्लेन का एक्सीडेंट करना और पायलट का मरना तो निश्चित था। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कहा जाता है कि जब दुनिया के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तो एक द्वार होता है भगवान का, वो जो है सहायता के लिए उस समय दिखाई देता है। आमतौर पर जब मनुष्य अच्छी परिस्थिति में रहता है तो भगवान उसको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब बहुत बुरी परिस्थिति में मनुष्य आ जाता है अब तब उसको भगवान के दर्शन होने लगते हैं। और ऐसी ही परिस्थिति में ये ओल्ड डकोटा चलाने वाला एरोप्लेन का पायलट अब हेल्पलेस हो चुका था, क्योंकि इसका सब इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिया था। इसको लगा कि अब तो मारे जाएंगे, लेकिन तभी एक घटना घटित होती है, और वो क्या, एक फरिश्ता बन करके एक दूसरा एरोप्लेन आ जाता है उस तूफानी रात में, उस तूफान के बीच में, और नरेटर के एरोप्लेन के बगल में एक और एरोप्लेन आ जाता है। सवाल उठता है कि एक तो पागल था ये नरेटर कि घर जाने का जिद पकड़े हुए था और उस तूफान से होकर के जा रहा था, अब दूसरा कौन आ गया ऐसे तूफान के बीच में, दूसरा कौन आ गया? तो देखिए नरेटर कहता है, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। एरोप्लेन के पंख के ऊपर कोई लाइट नहीं था, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। नरेटर कहता है कि मैं देख सकता था, ये मेरे बगल में उड़ रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के बावजूद नरेटर ने इस एरोप्लेन को देखा। आई कुड सी द पायलट्स फेस। नरेटर कहता है कि मैंने उस एरोप्लेन के पायलट का चेहरा देखा। टर्न टुवर्ड्स मी, और वो इसकी तरफ मुड़ करके नरेटर की तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। आदमी जिस समय बिल्कुल अकेला हो, मरने की परिस्थिति में हो, उस समय कोई दूसरा अगर दिखाई दे देता है तो उसको साक्षात भगवान, फरिश्ता जो है से कम नहीं दिखाई पड़ता है। समझ रहे बात को? तो नरेटर को दिखाई दिया दूसरा एरोप्लेन और उसका पायलट, तो नरेटर के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि चलो एक से भले दो, एक और आ गया। He lifted one hand and waved। उस एरोप्लेन के बगल में जो एरोप्लेन आया, उस एरोप्लेन के पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और हाथ हिला करके इशारा किया नरेटर को, और उसने क्या कहा, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। उसने कहा, उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने नरेटर को कहा, फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आओ। तुमको रास्ता पता नहीं ना चल रहा है, स्टॉर्मी क्लाउड के चलते तुमको पता नहीं चल रहा है कि कहां जाना है, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुमको रास्ता बतलाता हूं। He knows that I am lost। यानी ये बात क्लियर हो गया कि उस एरोप्लेन के पायलट को पता था कि मैं रास्ता भटक चुका हूं, मैं रास्ता भूल चुका हूं। I thought he is trying to help me। नरेटर को समझ में आ गया कि वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north। इसके बाद वो बगल में जो एरोप्लेन आया था, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन यानी अजनबी एरोप्लेन ने नॉर्थ के डायरेक्शन में गया। नरेटर भी नॉर्थ की तरफ गया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलोइंग। इतना वो बोलने के बाद स्ट्रेंज एरोप्लेन का पायलट ये बोला कि फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। इतना बोल करके वो इस नरेटर के एरोप्लेन के सामने गया ताकि वो इसके पीछे पीछे जा सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। कहता है कि मैं इस अजनबी
एरोप्लेन के पीछे पीछे चलने में बड़ा खुश था। लग रहा था कि मैं कोई आज्ञाकारी बच्चा हूं। बच्चा देखते कितना आज्ञाकारी रहता है, उसको जिधर कहिएगा इधर चलो उधर जाएगा, इधर घूम जा तो उधर घूम जाएगा। तो जैसे बच्चा आज्ञाकारी रहता है, कोई बड़ा आदमी भले आपको तर्क वितर्क करेगा कि इधर कहां जाना है, लेकिन बच्चा नहीं आपको तर्क वितर्क करेगा, उसको जो कहिएगा वही वो सुनता है। तो नरेटर इस समय उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पायलट का एकदम आज्ञाकारी बन चुका था और उसके पीछे पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधा घंटा तक लगातार चलता रहा। आधा घंटा तक वो स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो ब्लैक एरोप्लेन, काला रंग का जो एरोप्लेन था, वो एरोप्लेन जो काला दिख रहा था, वो जो अजनबी एरोप्लेन था, आधा घंटा तक नरेटर के आगे रहा। आधा घंटा तक वो ब्लैक एरोप्लेन नरेटर के आगे आगे रहा और नरेटर को दिखाई दिया कि हाँ है। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। आधा घंटा तक लगातार नरेटर जो है उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे चला और तब इसके पास तेल मात्र बच गया। एरोप्लेन का जो सेकंड टैंक था, रिजर्व टैंक था, उसमें फ्यूल बच गया मात्र 5 से 10 मिनट का। इसका मतलब है कि 5 से 10 मिनट में अगर वो एरोप्लेन किसी एयरपोर्ट पर नहीं उतरेगा तो एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा, पायलट मारा जाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। नरेटर कुछ समय तो खुश था कि एक स्ट्रेंज एरोप्लेन आ गया, वो डायरेक्शन इसको दे रहा था, लेकिन एक बार फिर से नरेटर को डर लगने लगा कि अब तो मात्र 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा हुआ है, अब आगे क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। और तभी क्या होता है, इतना बात नरेटर को आया दिमाग में, और तभी क्या होता है कि वो आगे आगे जो एरोप्लेन जाकर के रास्ता दिखा रहा था वो नीचे उतरने लगा। तो ये तो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे जा ही रहा था। जब वो नीचे उतरने लगा तो ये भी नीचे उतरने लगा, और नीचे उतरने लगा तो नरेटर को एयरपोर्ट का रनवे दिखाई देने लगा। आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, यानी तूफान से पीछा करता हुआ नरेटर भी नीचे आया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। और तभी क्या हुआ, अचानक नरेटर उस स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर निकल आया। तो सॉ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। नरेटर ने क्या देखा कि लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, एयरपोर्ट के रनवे पर दोनों तरफ स्ट्रेट लाइट का कतार रहता है, समझे, एरोप्लेन को रास्ता दिखाने के लिए। कि जैसे अंधेरा में एरोप्लेन आ रहा है ना, तो आएगा कैसे उसको पता चलेगा कि रनवे कौन है। तो रनवे के दोनों किनारे पर लाइट लगातार लगा हुआ रहता है बहुत दूर तक, और उसी लाइट के बीच में जहाज को वो लैंड करता है और धीरे धीरे करके रोकता है जहाज को। तो ये स्ट्रेट लाइट की कतार जब दिखाई देने लगी, इसका मतलब क्या हुआ कि एयरपोर्ट पर आ गया, ये मतलब हुआ ना स्टॉप जब ये बाहर हो चुका था। तो लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। अब नरेटर को समझ में आया कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। जब नरेटर उतरा तो नरेटर ने मुड़ करके देखा अपने फ्रेंड को कि जिसने मुझको हेल्प किया है वो मेरा फ्रेंड कहां है। उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट मुझको रास्ता दिखा रहा था, वो ब्लैक एरोप्लेन कहां है, उस ब्लैक एरोप्लेन को चलाने वाला पायलट कहां है। लेकिन क्या हुआ, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, आकाश बिल्कुल खाली था। आकाश बिल्कुल खाली था, कोई एरोप्लेन नहीं था आकाश में,
सिर्फ यही एकमात्र एरोप्लेन लैंड किया था एयरपोर्ट पर, और कोई एरोप्लेन दूसरा लैंड नहीं किया था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो एरोप्लेन को देख करके ये पीछा कर रहा था, वो उस एरोप्लेन का कोई अता पता नहीं था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, नरेटर को कहीं वो एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। तो नरेटर उतर तो गया, लेकिन नरेटर अपने दोस्त जिसने रास्ता इसको दिखाया था, वो ब्लैक एरोप्लेन जो स्टॉर्मी क्लाउड में इसके आगे के चल रहा था, उसके बारे में पूछने के लिए कंट्रोल टावर में चला गया। कंट्रोल टावर में जो है, वो जो लोग बैठे रहते हैं उसके पास रडार रहता है, वो पूरे स्काई को देखता रहता है कि पूरे आकाश में कौन कौन चीज है। तो उसको जाकर के, वहां पर एक औरत थी बैठी हुई, कंट्रोल टावर में एक औरत ड्यूटी पर थी, उसको जाकर के पूछा नरेटर ने कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहां चला गया और उसका पायलट कहां है। तो देखिए क्या आंसर मिलता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। आई वांटेड टू से थैंक यू। नरेटर ने उस औरत से जो कंट्रोल टावर में ड्यूटी पर थी उसको बोला कि कहां वो ब्लैक एरोप्लेन है, उसका पायलट कहां है, मैं उसको थैंक्स बोलना चाहता हूं। तो देखिए वो क्या बोलती है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। वो बिल्कुल अनजान बनकर एक जो है सरप्राइज होकर के वो औरत देखती है नरेटर की तरफ, एंड देन लाफ्ड, और तब हंसती है। क्या हंस करके बोलती है? बोलती है अनदर एरोप्लेन, कोई और एरोप्लेन था। अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफानी रात में और कोई एरोप्लेन रहेगा। यानी उस औरत के कहने का मतलब था कि एक तो तुम पगला थे कि इतना बड़ा स्टॉर्म में होते हुए तुम रात के समय जो है स्टॉर्म से होते हुए एक तो तुम पहुंच गए, और भी पूछ रहे हो कि कोई और एरोप्लेन था, और तुम्हारे सब पागल कौन रहेगा जो इस स्टॉर्म के बीच से आएगा। वो बोलना ही चाहती थी लेकिन बोली नहीं, वो सिर्फ इतना ही बोली कि अनदर एरोप्लेन। अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई नहीं एरोप्लेन उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, रडार पर मैं देख रही थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन आकाश में था। अब यहां पर अब सवाल उठता है कि जब एक ही एरोप्लेन था स्काई में, रडार पर भी एक ही दिखाई दे रहा था, तो कौन था वो दूसरा? कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन? कौन था वो पायलट जिसने इसको इशारा किया, हाथ हिलाया और कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ? तो या तो कोई देवता हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, जहां पर बोले न कि जहां पर मनुष्य लाचार हो जाता है तब वहां पर जो है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सवाल उठता है कि खुदा तब आता है जब कोई नहीं रहता है, और नहीं तो भूत भी ऐसा होता है कि वो भी कभी कभी लोगों का हेल्प करता है। तो सवाल है कि कौन था वो पायलट, कौन था वो एरोप्लेन? ये तो रहस्य ही रह गया, क्योंकि इस रहस्य का आंसर किसी के पास नहीं था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो? नरेटर के दिमाग में ये क्वेश्चन ही रह गया कि कौन था वो जिसने मुझको बिना कंपास के, बिना रेडियो के सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। मेरे टैंक में कोई एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं था, तो बिना फ्यूल के मेरे एरोप्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम किसने किया? किसने स्टॉर्मी नाइट से जो है मुझको पार लगाया, एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया और फिर अपने गायब हो गया? Who was a pilot on the strange black aeroplane? नरेटर के माइंड में यह क्वेश्चन ही बना रह गया।
कि उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जिसके एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं जल रही थी और वो स्टॉर्म के बीच से होते हुए एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था। नरेटर वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, लेकिन नरेटर के पास इन सभी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था, क्योंकि ये एक आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टाइप का कुछ स्टोरी है, कुछ आपको सुपर नेचुरल टाइप का स्टोरी है। सुपर नेचुरल यानी कोई ऐसी शक्ति थी जो भगवान हो या भूत हो, पिशाच हो, कोई आत्मा हो, कुछ ऐसी टाइप की शक्ति थी जिसने नरेटर को संकट के समय में सहायता दिया, और फिर नरेटर जब पहुंच गया एरोप्लेन तक तब वो गायब हो गया, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था, इसलिए वो गायब हो गया। यही होता है सुपर नेचुरल फोर्सेज का कार्य। सुपर नेचुरल फोर्सेज का जब भी किसी को हेल्प मिलता है तो सिर्फ हेल्प करता है, फिर उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए नहीं जाता है और वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन। ये एक एजुकेशनल चैनल है, इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसमें इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू।